हाय स्टूडेंट्स, जो टॉपिक आज हम दीक्षाल इंस्टीट्यूट में शुरू करने वाले हैं वो है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन से मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल सबसे पहले हमने जब रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ा था तब भी मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में समझाया था कि बेसिकली हमारे पास दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं मैमल्स में। एक तो प्रिमेट्स हैं और एक नॉन प्रिमेट्स हैं। तो इसमें जो प्रिमेटा वाली कैटेगरी थी दैट शोज था बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंड जो दूसरा वाला नॉन प्रिमेट्स वाला पार्ट था वो कॉन्स्टिट्यूट करता था हमारा ईस्ट्रस साइकिल। तो जब भी हम मेंस्ट्रुअल या फिर ईस्ट्रस साइकिल का बात करते हैं तो बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर ओवम का प्रोडक्शन और इसके बाद ये जो ओवम बना है इस ओवम का फर्टिलाइजेशन तक का जो प्रोसेस है, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो बेसिकली दोनों केसेस में मींस इफ़ फर्टिलाइजेशन हैज़ बीन डन और इफ़ फर्टिलाइजेशन हैज़ नॉट बीन डन देन हमारे यूट्रस के अंदर जो साइक्लिक चेंजेस आते हैं वही साइक्लिक चेंजेस हमें यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर पढ़ने हैं। बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल में यूट्राइन चेंजेस हैं और वो यूट्राइन चेंजेस परफॉर्म किए जा रहे हैं या वो यूट्राइन चेंजेस हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दी बेसिकली चेंजेस इन द हार्मोन्स, एंड जो ओवरी के अंदर ओवम डेवलप हो रहा है उसको लेके हम पूरी की पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिफरेंट चेंजेस को परफॉर्म जो है वो करवाते हैं। मतलब आपने जब भी बात करी आपकी बॉडी में जो डिफरेंट चेंजेस परफॉर्म करवाए गए वो डिफरेंट चेंजेस इसी ओवरी के अंदर ओवम के बनने की वजह से परफॉर्म करवाए जाते हैं। टोटल जैसे हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था तो स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने देखा था कि देर आर थाउजेंड्स ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस इन 72 आवर्स। मतलब बेसिकली मैं ये कह सकती हूँ कि एक 72 आवर के पीरियड में हमारा जो स्पर्म है वो 1 से 2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो हर 72 आवर में आपके मिलियंस ऑफ स्पर्म्स जो हैं वो बनते रहते हैं। लेकिन जब हम oogenesis की बात करते हैं या फिर फीमेल गैमीट के सिंथेसिस की बात करते हैं तो फीमेल गैमीट का सिंथेसिस का मतलब यहाँ पर ये है कि जितना भी गैमीट बनेगा वो पूरा का पूरा गैमीट आपका 28 डेज़ में सिर्फ एक बार एक ओवम का प्रोडक्शन करवाते हैं। मतलब मैं ये भी कह सकती हूँ कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ चेंज, और या फिर बेसिकली कह सकते हैं कि हमारे एज़ कम्पेयर टू द मेल यहाँ पर फीमेल का गैमीट का प्रोडक्शन बहुत ही स्लो है। क्योंकि इसका एक रीज़न हमारे पास ये भी है कि फ़ीमेल के अंदर जितने भी ऊगोनियाज बनने होते हैं ये सारे के सारे फीटल लाइफ में बनते हैं, और जितने ऊगोनिया फीटल लाइफ में बने हैं यही ऊगोनियाज अब इन फ्यूचर जो है वो क्या किए जाएंगे, इस्तेमाल किए जाएंगे। मतलब माइटोटिक डिवीजन आफ्टर द फीमेल बर्थ कभी भी परफॉर्म नहीं किया जाता। अब जब माइटोटिक डिवीजन बर्थ के बाद नहीं हो रहा है तो यहाँ पर ऊगोनिया का जो नंबर है वो कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट हो गया मतलब कि फिक्स हो गया कि अब इस पर्टिकुलर क्वांटिटी से ज़्यादा मैं आपके जो हमारे जो कौन है हमारे जो ओवम्स हैं उन ओवम्स का प्रोडक्शन नहीं करवा सकती। तो जितना नंबर फीटल लाइफ में बन गया अब वो फॉर द लाइफ टाइम चलेगा। तो इसी बेसिस पे हमने फीमेल की एज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। जैसे हम प्री रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव सिचुएशंस पढ़ते थे, बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास प्रेजेंट होती है प्री रिप्रोडक्टिव से। जब हम रिप्रोडक्टिव में एंटर कर रहे हैं तो वो स्टेज कहलाती है हमारी बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल की इनिशिएशन। और दूसरा हम बात करते हैं कि जब हम रिप्रोडक्टिव से पोस्ट रिप्रोडक्टिव में एंटर करते हैं तो यहाँ पर हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल की होती है स्टॉपेज। तो दोनों को मैंने एक टर्म से डिनोट किया है। जब इनिशिएशन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का तो वो कहलाता है मेनार्क, और जब आपका पॉज होता है किसका, हमारी सिंपल बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल का, तो वो कहलाता है हमारा मेनोपॉज। तो इसी चीज़ को हमने दो पार्ट्स में पढ़ के, मतलब मेनार्क से शुरुआत होती है मेनोपॉज पे ख़त्म हो जाता है।
दोनों का एक एज जो है वो फिक्स्ड है। कैसे एज फिक्स्ड है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी फीमेल्स में जो मेनार्क वाली कंडीशन है, वो प्यूबर्टी जब चालू होती है उस टाइम पर शुरू होती है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल की इनिशिएशन लगभग 10 से 12 साल, 12 बोले या फिर 10 टू 14 तक की एज में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो शुरू हो जाती है। और जिस स्टेज पे लाइफ की ये मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़त्म होती है, मतलब हम यूजुअल कह सकते हैं कि जैसे मैंने अपने जो प्रोडक्शन है किसका, हमारे ओवम्स का, तो ओवम का जो प्रोडक्शन किया, ओवम नहीं कहेंगे, ओगोनिया कह सकते हैं, ओगोनिया से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओगोनिया का जो नंबर है दैट इज़ कांस्टेंट। अब जब ओगोनिया का नंबर कांस्टेंट है तो ओगोनिया का नंबर कांस्टेंट होने पर ये लाइफ में एक पर्टिकुलर टाइम तक ही चलेगा और उस लाइफ में एक पर्टिकुलर टाइम के बाद फिर ख़त्म कर दिया जाएगा। तो यही स्टेज आपकी क्या कहलाती है? मेनोपॉज कहलाती है। मेनोपॉज क्यों हो रहा है फीमेल्स के अंदर? तो हम कहते हैं कि भाई बिकॉज ओगोनिया का नंबर कांस्टेंट था, लाइफ साइकिल में जितने ओगोनियाज ओवम में कन्वर्ट हो जाएंगे, बाकी के जो एग्स हैं वो सब क्या हो जाते हैं, हमारे डीजेनरेट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। बिल्कुल जैसे जितने भी ओगोनिया का प्रोडक्शन हमारे प्यूबर्टी में हुआ है, तो बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक आने तक, उससे पहले भी कई सारे हमारे जो ओगोनियम्स हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट नहीं बनाते हैं। मतलब बेसिकली प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद जो डिवीज़न होना चाहिए वो डिवीज़न यहाँ पर नहीं बनता। तो सिंपल आप जब भी मेल से फीमेल को कंपेयर करते हैं तो जितना चेंजेस, जितने साइक्लिक चेंजेस हो रहे हैं वो एक ओगोनिया से ओवम बनने के वजह से ही होते हैं। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या है? दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जितना ओवम बनेगा वो पूरा एक से एक ही बनता है, वहाँ पर स्पर्मेटोगोनियम से 1 से 4 बनते थे। तो ओगोनियम का जो प्रोडक्शन है वो फीमेल्स के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा कैसा है, आपका लो है। तो जब मेल के कंपैरिजन में आपका ओगोनियम का नंबर कम है तो जो फीमेल गैमीट बनते हैं वो क्वांटिटी में भी बहुत कम होते हैं। तो 28 डेज़ की साइकिल जिसमें ओगोनियम को हम डेवलप करवा रहे हैं और फिर बॉडी से बाहर निकालते हैं, तब तक का जो फेज़ है वो पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाता है। और यूट्रस में जो चेंजेस होते हैं वो यूट्रस में चेंजेस होते हैं हमारे किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए? सिंपल हम बात कर सकते हैं कि इफ़ फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन के होने पर ज़ाइगोट इम्प्लांट कहाँ किया जाएगा, इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है हमारा ओगोनियम का प्रोडक्शन, यूट्रस के अंदर चेंजेस। तो यहाँ पर हम 3 चीज़ें देखेंगे, एक तो यूट्रस में चेंजेस देखेंगे, दूसरा ओव्यूल या फॉलिकुलर फेज, वही फॉलिकल का डेवलपमेंट देखेंगे, और थर्ड बात जो है हमारा, थर्ड काम क्या है, ओवेरियन और हमारे पिट्यूटरी हार्मोन को देखेंगे। क्योंकि जितनी भी एक्टिविटीज़ आपकी बॉडी के अंदर परफॉर्म करवाई जा रही हैं, ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंज की वजह से ही परफॉर्म करवाई जाती हैं। जैसे मैंने आप लोगों को जब मेल सेक्स हार्मोन के बारे में समझाया था और फीमेल सेक्स हार्मोन्स के बारे में समझाया था, तो यही जो मेल सेक्स हार्मोन्स और फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स हैं, जिसमें हमने LH और FSH पढ़ा था, और यही LH और FSH आपकी बॉडी में फॉलिकल्स को और गैमीट्स को सिंथेसाइज करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जब भी मैं बात करूं हमारी बॉडी में जितना भी गैमीट बन रहा है दैट इज़ टोटली बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंज। हम कई बार मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर चेंजेस देखते हैं। कैसे चेंजेस देखते हैं? कि आपका जो कभी मेंस्ट्रुअल साइकिल डिले हो गया है, मतलब ओव्यूलेशन का प्रोसेस जो है वो रुक गया है, या फिर आपका ओव्यूलेशन का प्रोसेस बहुत फास्ट हो रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो बार बार बॉडी में जो है, मतलब साइकिल का जो टाइम गैप है वो कम हो गया है। तो यही कंडीशन आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंज की वजह से होती है। तो जितना भी हार्मोनल चेंज आपकी बॉडी में है परफॉर्म किया जा रहा है, ये पूरा का पूरा हार्मोनल चेंज की वजह से यूट्राइन चेंजेस भी होते हैं और फॉलिकुलर चेंजेस भी परफॉर्म होते हैं। तो टोटल मेंस्ट्रुअल साइकिल की को हमने बेसिक अगर बात करें, ये जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को हमने 4 फेजेस में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला हमारा मेंस्ट्रुअल फेज़ है, दूसरा हमारा फॉलिकुलर फेज़ है, तीसरा हम बात करें ल्यूटिल
फेज है। मतलब बेसिकली ओव्यूलेटरी बहुत ही छोटा फेज होता है, तो इस वजह से पूरा फेज तो नहीं बोलते, तो वो एक इवेंट है, तो ओव्यूलेटरी फेज भी बोल देते हैं। और लास्ट में बचता है हमारा ल्यूटियल फेज। तो मैंने आप लोगों को 4 कौन कौन से फेजेस बताए मेंस्ट्रुअल साइकिल में। सबसे पहला फेज इज योर menstrual phase. Second phase is your follicular phase, क्योंकि फॉलिकल डेवलप होता है। अब ये कैसे कैसे चेंज करते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। फॉलिकुलर फेज। थर्ड में बात करूँ तो ल्यूटियल फेज, एंड फोर्थ इज योर ल्यूटियल लास्ट में होगा। इससे पहले ओव्यूलेशन वाले फेज को भी हम मेंशन कर देते हैं, दैट इज ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज के बाद नेक्स्ट हमें यहाँ पर लास्ट में जो दिखती है वो कहलाती है ल्यूटियल फेज। हमारे पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमें बेसिकली कुछ फेज, मतलब बेसिकली बोल सकते हैं कि इवेंट जो हो रहा है वो इवेंट किस पर्टिकुलर पार्ट में हो रहा है, तो वो भी हमें समझना है। तो हम यहाँ पे 4 पार्ट्स पढ़ेंगे। सबसे पहला यूट्राइन इवेंट्स पढ़ेंगे। इवेंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला आपका यूट्राइन इवेंट है। सेकेंड अगर मैं बात करूं तो यूट्राइन इवेंट के बाद होता है हमारा सिंपल ओवेरियन हॉर्मोन्स जो निकल रहे हैं, वो क्या क्या चेंजेस हमारे यूट्रस के अंदर लेकर आते हैं, वो चेंजेस हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। तो आपका ओव्यूलेटरी हॉर्मोन्स। थर्ड अगर हम बात करें तो ओव्यूलेटरी हार्मोन किसको कंट्रोल कर रहे हैं? ओव्यूलेटरी इवेंट्स को कंट्रोल कर रहे हैं। और यही ओव्यूलेटरी इवेंट्स जो हो रहे हैं ये चेंज करवाए जाते हैं आपके पिट्यूटरी हार्मोन्स की वजह से। सो बेसिकली हमारे पास मेंस्ट्रुअल फेज में 4 फेजेस हैं और इवेंट्स में टोटल 4 इवेंट्स हैं। अब साइकिल को टोटल हमने 28 डेज में डिवाइड किया है। मंथ साइकिल होती है क्योंकि ऑलमोस्ट 28 डेज आपका एक मंथ ही बनाते हैं। तो इसमें मैं पूरे साइकिल के अंदर सिर्फ एक ग्राफ से क्या क्या चेंजेस हैं इन चारों फेजेस में वो सब एक्सप्लेन कर दूंगी। फोर्टीन्थ डे की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर बना दिया है 28 डेज, क्योंकि साइकिल जो है वो आपकी क्या हो रही है? शुरू। थर्ड डे तक डिसइंटीग्रेशन होता है। थर्ड डे के बाद
4th 5th कांस्टेंट, 7th के बाद यूट्राइन वॉल जो है वो बढ़ना शुरू होती है और बढ़ते बढ़ते आपका पीक लेवल 28 और ये फर्स्ट फिर से डिसइंटीग्रेट। मैं 28 पे भी एक एंडिंग बना देती हूँ ताकि आपको इंडिकेशन पता चल जाए कि जैसे शुरू हुआ था वैसे ही सेम ख़त्म हो रहा है। यूट्रस की वॉल में डिसइंटीग्रेशन आपको 5 तक दिखा, 7 के बाद एक कांस्टेंटनेस थी जो कि धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुई। और फर्स्ट डे पे आके वापस वही डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन के बाद हम इंटीग्रेशन देख रहे हैं। दीज आर व्हाट, ये जो मैंने बनाया है ये क्या है आपका यूट्राइन चेंजेस। यूट्राइन चेंजेस। सबसे पहला इवेंट जो कि कैसा इवेंट है आपका यूट्राइन इवेंट। ये वाले फेजेस मैं जब पूरा बना दूंगी, एक्सप्लेन कर दूंगी, तब बताऊंगी। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़े। नेक्स्ट है हमारी ओव्यूलेटरी हार्मोन्स। ओव्यूलेटरी हार्मोन्स में 2 हार्मोन्स होते हैं, एक तो ईस्ट्रोजन है, दूसरा प्रोजेस्टेरोन है। प्रोजेस्टेरोन क्योंकि हमारे यूट्रस की वॉल में थिकनिंग मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो हम एक कांस्टेंटनेस जो है वो इसके अंदर देखते हैं, जो कि बढ़ती है कहाँ पर जाके, जो कि बढ़ती है हमारी, सिंपल हम बात कर सकते हैं जब यूट्रस की वॉल के अंदर चेंजेस आते हैं तब। ये डिसइंटीग्रेट। ओके, इसको थोड़ा कर्वी कर देते हैं। आगे दूसरा हार्मोन जो है हमारे पास वो है ईस्ट्रोजन। सबसे पहला मैंने आपको प्रोजेस्टेरोन बताया, दूसरा मैं आपको बता रही हूँ ईस्ट्रोजन। ये इसके 2 पीक्स होते हैं हमारे पास, ये आगे बढ़ गया। ये जो दोनों हार्मोन्स हैं, ये हार्मोन्स हमारे दूसरा इवेंट, बिल्कुल देखें जहाँ से शुरू हो रहा है वहीं पर आके ख़त्म हो रहा है। मैंने ये पार्ट एक्स्ट्रा इसलिए बनाया क्योंकि ये वहीं का पार्ट है जो कि आपको सिमिलर दिखेगा बिल्कुल। ये थी यूट्राइन फेज सबसे पहली। दूसरी फेज इज योर ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज के बाद थर्ड फेज की जो हम बात कर रहे हैं, वो थर्ड फेज हमारी है ओव्यूलेटरी इवेंट्स। नेक्स्ट ओव्यूलेटरी इवेंट्स। सबसे पहला हमारे पास प्रेजेंट है
मल्टीपल ओगोनियम्स, इस ओगोनियम के अंदर चेंज होना शुरू हुए। ये आपका ओगोनियम, ओगोनियम के बाद आपका प्राइमरी oocyte, ये हमारी थी, नीचे मार्क कर देती हूँ मैं। सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte के बाद ये जो पार्ट है हमारा, ये है हमारा ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल एट द 14th डे जो है रप्चर करेगा टर्शरी फॉलिकल या फिर ग्राफिन फॉलिकल, और रप्चर करने के बाद ये आपके इस पार्ट को मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। ये क्या है हमारा, ये है हमारी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल एंड दिस इज योर ओवम। बिना एरो के मार्क कर देती हूँ, दिस इज योर ओवम। फोर्टीन्थ डे की पीक पर मैंने यहाँ पर लाइन बनाया है। 14th डे की पीक पे ओवम जो है वो क्या हो गया हमारी बॉडी से, मतलब हमारे ग्राफिन फॉलिकल की ओवरी से रिलीज। ये जो पार्ट अब बना, कॉर्पस ल्यूटियम, और ये है आपका कॉर्पस एल्बिकेंस। कैसा है कॉर्पस एल्बिकेंस। अब आपको बहुत ही कॉमनली ये सारे के सारे चेंजेस समझ में आ रहे होंगे, जो कि हमारे कौन सा इवेंट बना रहा है, ओव्यूलेटरी इवेंट्स बना रहा है। ये ओव्यूलेटरी फेज नहीं था, ओव्यूलेटरी हार्मोन था। ये है आपका ओव्यूलेटरी इवेंट्स, मतलब जो कि ओवरी के अंदर जो इवेंट्स परफॉर्म करवाए जा रहे हैं वो हमारे क्या हैं, ओव्यूलेटरी इवेंट्स। ओव्यूलेटरी इवेंट्स के बाद आपका जो फोर्थ पार्ट है दैट इज योर पिट्यूटरी हार्मोन। पिट्यूटरी हार्मोन, और ये जो पिट्यूटरी हार्मोन है यहाँ पे ये दो हैं, एक तो है हमारा LH और दूसरा है FH। LH 14th डे पर होता है पीक पर, पहुँचते पहुँचते चला जाता है आपका नीचे। मैं बात करूँ FSH की, तो FSH का भी कुछ यही, LH सर्ज कहते हैं इसे। हार्मोनल चेंज देख लीजिए, बिल्कुल यही पार्ट है जिसमें से एक बना है ऊपर, एक बना है नीचे। यहाँ पे ये दूसरा ओगोनियम जो है वो वापस से डेवलप करना शुरू होगा, तो दूसरी साइकिल शुरू होगी। क्लियर। तो ये जो
पूरा रीजन है, ये पूरा रीजन हमने क्या देखा, पूरे के पूरे यूट्राइन इवेंट्स को एक्सप्लेन करने का काम कर रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ बची आपकी, वो क्या है, वो है आपकी फेजेस, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज एंड ल्यूटियल फेज। सबसे पहले मेंस्ट्रुअल फेज की बात करें तो ये ब्लीडिंग फेज भी कहलाती है, जो कि हमारे कौन से मतलब बेसिकली डेज की बात करेंगे तो लगभग 1 से लेके 5वें दिन तक ये कहलाती है आपकी मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज के बाद जब आप आगे बढ़े तो आगे बढ़ने पे 5वें से लेके आपके 14th डे को तो हम देख लें, क्योंकि 14th डे पर ही आपका ओव्यूलेशन परफॉर्म करवाया जाता है, इस वजह से इस पार्ट को हम बोलते हैं आपका ओव्यूलेटरी फेज से पहले, पूरा 14th डे से पहले, क्योंकि 14th आपका मेन ओव्यूलेटरी फेज हो गया, तो ये वाला जो रेयर पार्ट कहलाता है, ये कहलाता है हमारा फॉलिकल फेज। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइमरी oocyte, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल या फिर ग्राफियन फॉलिकल लगातार बन रहे हैं। मतलब फॉलिकल का डेवलपमेंट आपका किसके थ्रू करवाया जा रहा है, फॉलिकल का डेवलपमेंट करवाया जा रहा है हमारे सिंपल, इसको भी मार्क करें, दिस इज़ योर LH, दिस इज़ योर FSH, दिस इज़ योर प्रोजेस्टेरोन एंड दिस इज़ योर एस्ट्रोजन। ओके, तो फॉलिकल का डेवलपमेंट कौन सी फेज में होगा आपका, मतलब बेसिकली आपने 4 फेजेस देखनी है। कौन कौन सी 4 फेजेस देखनी है, मेंस्ट्रुअल फेज देखनी है, फॉलिकुलर फेज देखनी है, फॉलिकुलर फेज के बाद ओव्यूलेटरी फेज देखनी है, और ओव्यूलेटरी फेज के बाद हम क्या देखते हैं, आपकी ल्यूटियल फेज देखते हैं। तो ये मेंस्ट्रुअल फेज कहलाती है। फॉलिकुलर फेज को हम प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं, और ओव्यूलेटरी फेज तो ओव्यूलेशन ही करवाएगा। बाकी का जितना पार्ट है, मतलब ये जो आप देखें यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस एल्बिकेंस, तो ल्यूटियम एल्बिकेंस से या फिर ल्यूटियम से आप कह सकते हैं कि क्या बना, ल्यूटियल। कौन सी फेज बनी, ल्यूटियल फेज बनी। तो ये जो ल्यूटियल फेज है ये हमारी सिक्रेटिव फेज भी कहलाती है। ये हमारी प्रोलिफरेटिव फेज भी है। ल्यूटियल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज एंड मेंस्ट्रुअल फेज। बेसिकली आपने यहाँ पे टोटल 4 इवेंट्स देखे हैं और 4 फेजेस देखी हैं। 14th फेज को हम ओव्यूलेटरी फेज ही कहते हैं। अब मैं आपको एक एक पार्ट बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीजन है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें सबसे पहले आपका किसका फॉर्मेशन हुआ, सबसे पहले हमारा oogonia, या मैं कोई भी एक इवेंट ले सकती हूँ। सबसे पहले हम समझते हैं oogonia। oogonia से मैं आपको चारों चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी। oogonia पहली चीज़ तो एक ओव्यूलेटरी इवेंट है। ओव्यूलेटरी इवेंट का मतलब क्या है, ओव्यूलेटरी इवेंट का मतलब है जो कि हमारे ओवरी के अंदर चल रहा है। अब ओवरी के अंदर हमने oogonia लिया और उस oogonia को डेवलप करवाना शुरू करवाया। जब ये डेवलपमेंट को शो करेगा तो डेवलपमेंट को शो करने के टाइम पे
इसके अंदर पहली चीज़ तो मियोटिक डिवीजन परफॉर्म होके सेकेंडरी oocyte मतलब बेसिकली डिवीजन को परफॉर्म करवाएंगे। दूसरा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका oogoनियम का लगातार प्रोलिफरेशन हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास जो आपके जोना पेलिसिडा और कोरोना रेडिएटा की लेयर्स हैं ये ओवम को कवर करते जा रहे हैं और एक प्रॉपर ग्राफियन फॉलिकल या फिर टर्शरी फॉलिकल का फॉर्मेशन करते हैं। ग्राफियन फॉलिकल से या फिर टर्शरी फॉलिकल से जब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने पर हमें क्या दिखा, आगे बढ़ने पे हमें दिखा यहाँ पर सिंपल हम बात करें तो ये जो पूरी की पूरी फेज़ है इसको मैंने फॉलिकुलर फेज़ भी नाम दिया है, क्योंकि पहले दिन मेंस्ट्रुअल फेज़ देखेंगे। मेंस्ट्रुअल फेज़ इज़ दैट फेज़, नीचे से शुरू कर रही हूँ अब मैं। मेंस्ट्रुअल फेज़ इज़ दैट फेज़ जिसमें यूट्रस की वॉल जो है वो थिकनिंग को रोक कर डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं। डिसइंटीग्रेट का मतलब जो यूट्रस की वॉल थिक हो चुकी थी, जो मोटी हो चुकी थी, वो डिसइंटीग्रेट होंगी, ख़त्म होंगी और ख़त्म होने के बाद ब्लड के फ्लो को बाहर निकाल देंगी। और यही मेन डिफरेंस था ईस्ट्रस साइकिल में और मेंस्ट्रुअल साइकिल में, कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में एंडोमेट्रियम की वॉल डिसइंटीग्रेट होकर बाहर आ जाती है। क्लियर। दूसरी बात हमने क्या करी, मेंस्ट्रुअल फेज लगभग 3 से 5 दिन तक चलती है, डिसइंटीग्रेशन 3 से 5 दिन तक चलता है। 5वें से लेके 7वें दिन तक कांस्टेंट, मतलब बेसिकली कंस्ट्रक्शन भी नहीं होगा, डिस्ट्रक्शन कह सकते हैं लेकिन कंस्ट्रक्शन नहीं होता। 7वें दिन के बाद से कंस्ट्रक्शन शुरू होता है और आपके लगभग 28 डेज तक, 28th डे तक लगातार बढ़ता जाएगा। 28th डे के बाद 29वें दिन या फिर वापस से पहला दिन वो क्यों बना, 29वां दिन क्यों नहीं बना, 29th डे क्यों नहीं बना, बिकॉज ऑफ दिस। यहाँ पे अब वापस से किस पर आ जाएं हम, ओव्यूल पर आ जाएं। यहाँ पे ये डेवलप हो चुका था, फॉलिकुलर फेज में फॉलिकल बन रहा है। अभी मैंने इस यूट्रस लाइन में कोई भी चेंजेस नहीं बताया, हार्मोन से कनेक्टेड। लेकिन ये जो ओवम है ये 14th डे पे अपने ग्राफियन फॉलिकल से ओवम को रिलीज़ कर देता है और ग्राफियन फॉलिकल से जो ओवम रिलीज़ हो रहा है ये ओवम आपका एग्जैक्ट 14th डे पे रिलीज़ होता है, जब भी आपका फर्टाइल पीरियड होता है लगभग 14th डे टू 18th डे, क्योंकि उस टाइम पर ओवम जो है वो हमारे ओवरी से बाहर आ चुकी है। और ये जो परफॉर्म करवाई जा रही है ये कौन से हार्मोन की वजह से होती है, LH की वजह से होती है, जिसकी वजह से मैंने इसकी पीक को थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट कर दिया, लेकिन LH की पीक को टॉप 14th डे पे रखा है और यही कहलाता है आपका LH सर्च। LH सर्च पे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, दिस इज़ योर LH सर्च। बेसिकली ओव्यूलेशन का प्रोसेस जो है वो LH सर्च पर भी डिपेंड करता है। ओव्यूलेशन का जो प्रोसेस है वो LH सर्च पर भी क्या, LH सर्च पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि जब तक LH अपनी पीक पर नहीं पहुंचेगा, LH इज द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और पिट्यूटरी हार्मोन भी कह सकते हैं, इंटीरियर पिट्यूटरी से जो निकलता है, इसके पीक पर जाने की वजह से ओवम बर्स्ट होके बाहर आती है और बाहर आने पर आपका ओवम से बाहर आ गई और यूट्रस में आ गई। अब इफ़ फर्टिलाइजेशन हैज़ बीन डन, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यूट्रस की वॉल यूं ही थिक रहेंगी, यूं ही कांस्टेंट रहेंगी। जाइगोट जो बनेगा, जैसे हमने लास्ट क्लास में oogenesis पढ़ा था, उसमें आपके प्राइमरी oocyte से हमारा स्पर्म कंबाइन करके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट वही, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फिर ओवम का प्रोडक्शन करता है। क्लियर। तो जाइगोट बन जाता है, यूट्रस की वॉल ऐसे ही थिक रहेंगी और अपने अंदर इम्प्लांटेशन को परफॉर्म करवाएंगी, किसके, जाइगोट को, जाइगोट के इम्प्लांटेशन को परफॉर्म करवाएंगी। लेकिन एक चीज़ जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है वो क्या है कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब आपके जो यूट्रस की वॉल है वो डिसइंटीग्रेट क्यों नहीं होती, भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल का पार्ट है डिसइंटीग्रेशन। फिर डिसइंटीग्रेशन क्यों नहीं होता, तो अब आ जाइए आपके ईस्ट्रोजन पर और प्रोजेस्टेरॉन पर और इसके बढ़े हुए आगे पार्ट जिसको हमने बोला कॉर्पस ल्यूटियम। ये वाला पार्ट कंप्लीट जो कि फॉलिकल का डेवलपमेंट करवा रहा था, फॉलिकल के डेवलपमेंट करवाने के साथ ओव्यूलेशन करवाया, काम ख़त्म। अब उसका जो पीक था वो कहाँ की तरफ आना शुरू हो गया, नीचे की तरफ आना शुरू हो गया। मतलब अब ना तो LH निकल रहा है ना ही FSH निकल रहा है, दोनों नीचे जा रहे हैं। देख लें यहाँ के कंपैरिजन में इसको मैंने डाउन बनाया है। ओके, आगे हमने क्या देखा, आगे हमने देखा कि ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है
ये कॉर्पस ल्यूटियम अपने अंदर से, आपने यहाँ पर एक चीज़ नोट करी, अब तक प्रोजेस्टेरॉन बिल्कुल कम था, लेकिन जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम बना प्रोजेस्टेरॉन का लेवल एकदम हाई, और जब कॉर्पस ल्यूटियम डिसइंटीग्रेट होके कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हुआ, प्रोजेस्टेरॉन ख़त्म हो गया। मतलब यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, ओव्यूलेटरी हार्मोन, ओव्यूल से निकाले जाने वाले हार्मोन। यहाँ से मुझे एक चीज़ क्या क्लियर हुई, मुझे एक चीज़ क्लियर हुई कि ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, यही कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन का सीक्रेशन करवा रहा है। आपने समझा? यहाँ तक कहीं भी प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई नहीं था। हाई कब हुआ? जब कॉर्पस ल्यूटियम बना। ख़त्म कब हुआ? जब कॉर्पस ल्यूटियम से कॉर्पस एल्बिगेंस बना, मतलब डिसइंटीग्रेशन हुआ मेरा कॉर्पस ल्यूटियम का। इससे एक चीज़ और समझ में आई, क्या मतलब एक चेंज हमें देखने को और मिल रहा है, वो क्या है, यहाँ पे जो कॉर्पस ल्यूटियम ने बनना शुरू किया था, उसी के साथ साथ आपके जो यूट्रस की वॉल है उसमें भी कितनी थिकनिंग मेंटेन हो गई। तो कहीं ना कहीं कॉर्पस ल्यूटियम जुड़ा हुआ है प्रोजेस्टेरॉन से, और प्रोजेस्टेरॉन जुड़ा हुआ है यूट्रस की वॉल में थिकनिंग मेंटेन करने से। क्लियर? दोनों पार्ट, तीनों कनेक्टेड है। LH FSH फॉलिकल तक ही पढ़ना था। अब हम बात कर रहे हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की, जिसकी बात मैंने पहले नहीं की, अब मैं बाद में कर रही हूँ। ईस्ट्रोजन भी थिकनिंग मेंटेन कर रहा है, 2 बार पीक होती है, प्रोजेस्टेरॉन की सिंगल 1 बार पीक, वो भी किसकी वजह से, कॉर्पस ल्यूटियम की वजह से। कहीं ना कहीं कॉर्पस ल्यूटियम, कहीं ना कहीं क्या, हम मतलब हमें समझ में आ गया यहाँ से, दैट कॉर्पस ल्यूटियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन द प्रोजेस्टेरॉन, तभी मैंने यहाँ पर नाम दिया है ओव्यूलेटरी हार्मोन। क्लियर? इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आपका जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम डिसइंटीग्रेट हुआ कॉर्पस एल्बिगेंस में, यूट्रस क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट कर रहा था प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्पस एल्बिगेंस नहीं, तो कॉर्पस एल्बिगेंस में जैसे ही कन्वर्ट हुआ, ये कॉर्पस एल्बिगेंस भी ओवरी से बाहर आएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन का सीक्रेशन नीचे गया। प्रोजेस्टेरॉन का सीक्रेशन नीचे जाते ही आप देखें दोनों की पीक, ये भी नीचे जा रहा है और ये भी नीचे जा रहा है। मतलब कॉर्पस ल्यूटियम के डिसइंटीग्रेट होते ही हमारा कौन डिसइंटीग्रेट हो गया, यूट्रस की लाइनिंग जो है वो डिसइंटीग्रेट हो गई। तो ये थी आपकी क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर मेंस्ट्रुअल फेज। अब रिप्रोडक्शन के टाइम पे, मतलब बेसिकली फर्टिलाइजेशन, रिप्रोडक्शन नहीं फर्टिलाइजेशन, जिस पर्टिकुलर टाइम पे, जिस पर्टिकुलर मोमेंट पर आप फर्टिलाइजेशन परफॉर्म करवा रहे हैं, उस फर्टिलाइजेशन के बाद यूट्रस की वॉल डिसइंटीग्रेट क्यों नहीं होती है, तो उसका रीज़न समझेंगे। अगर ये ओव्यूल स्पर्म से कंबाइन कर जाता है और स्पर्म से कंबाइन करने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन कर देता है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो जाइगोट बना, वो जाइगोट आपके इस कॉर्पस ल्यूटियम को डिसइंटीग्रेट होने से रोक देगा। और जब कॉर्पस ल्यूटियम डिसइंटीग्रेट नहीं होगी, तो कॉर्पस ल्यूटियम के डिसइंटीग्रेट ना होने पर आपका जो यूट्रस, मतलब कॉर्पस ल्यूटियम से जो प्रोजेस्टेरॉन निकल रहा है वो निकलता रहेगा, और जब वो निकलता रहेगा तो यूट्रस की वॉल हमेशा थिक रहेंगी। अगर कॉर्पस ल्यूटियम भी डिसइंटीग्रेट कर जाता है ओवम के फर्टिलाइजेशन के बाद भी, तो यूट्रस की वॉल डिसइंटीग्रेट कर जाएंगी और हमारे जाइगोट को क्या नहीं मिलेगा, प्लेस नहीं मिलेगा अपने आप को छुपाने के लिए, हाइड करने के लिए। तो जो जाइगोट अपने आप को हाइड कर पा रहा है वो बेसिकली किसकी वजह से कर पा रहा है, तो यूट्रस की वॉल में थिकनिंग मेंटेन होने की वजह से कर पा रहा है। अगर यूट्रस की वॉल में थिकनिंग नहीं है तो जाइगोट भी थिकनिंग को मेंटेन नहीं करवा पाएगा, और जब जाइगोट में थिकनिंग मेंटेन नहीं होगी तो उस कंडीशन में आपका इम्प्लांटेशन परफॉर्म नहीं होगा और एबॉर्शन हो जाएगा। मतलब बेसिकली प्रेगनेंसी ऑप्ट ही नहीं होगी, एबॉर्शन तो आगे की बात है, प्रेगनेंसी ऑप्ट ही नहीं होगी। तो वो जो प्रेगनेंसी ऑप्ट नहीं होगी वो इसकी वजह से ही नहीं है। तो ये चारों के चारों फेजेस हैं। मैंने आपको पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन का साइकिल है, 28 दिन के बाद मैंने आपको 3 दिन वहाँ एक्स्ट्रा बनाए हैं, जस्ट बिकॉज कि आपको यहाँ के जो चेंजेस हैं वो वहाँ पर भी दिख पाए कि यही साइकिल आप एवरी आफ्टर 28 डेज रिपीट होती है, एक ओवम को बनाती है। यहाँ पर आपने देखा एक ओवम का ही प्रोडक्शन हो रहा है, और एक ही ओवम का प्रोडक्शन आपका क्या करता है, इसको डेवलप करवाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है आपका वो फर्टिलाइजेशन है, जो कि बेसिकली आपका ओवम का या फिर हम सिंपल बात कर सकते हैं कि
वही ओवम का स्पर्म के साथ फ्यूज़ कर जाना, फ्यूज़ करने से जाइगोट बनता है 2n, और उसके बाद उसमें आपके गेस्ट्रिला के जो चेंजेस हैं वो कंटिन्यूस देखने को हमें मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो बेसिकली सबसे पहले फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन के बाद आपका डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट है। डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट के बाद आपका इम्प्लांटेशन और डेवलपमेंट, फिर उसके बाद लास्ट में गेस्टेशन पीरियड, पार्टिशन के प्रोसेस से फिर हमारा रिप्रोडक्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा।